Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 17 of MTH 324 complex analysis. हमारा आज का टॉपिक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की बेसिक से है. इनफैक्ट ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि कैलकुलस की टू जो मेजर ब्रांचेस हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस है, एंड देन उसको हम फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं. तो आज के लेक्चर्स में हम रिव्यू करेंगे रियल इंटीग्रेशंस को कि रियल इंटीग्रल्स डिफाइन कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, रियल इंटीग्रल्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, एंड देन इसी सिनेरियो में हम डेवलप करेंगे थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस को. सो आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि रियल इंटीग्रल्स एवेल्यूएट कैसे किए जाते हैं और रियल इंटीग्रल्स की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं डेली लाइफ में. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स में देखते हैं कि क्या पढ़ा था हमने. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को स्टडी किया था और कॉम्प्लेक्स इनवर्स फंक्शंस को. इनफैक्ट हाइपरबोलिक फंक्शंस जो हैं ये हमने यूज़ किए थे टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, एंड इन्वर्स का आइडिया आप जानते हैं कि फंक्शंस में बहुत इम्पॉर्टेंट. सो हमने हर हाइपरबोलिक फंक्शंस का इन्वर्स डिफाइन किया था. इसी तरह जितने भी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए थे उनके इन्वर्सेस भी डिफाइन किए थे. जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा आज का लेक्चर अबाउट इंटीग्रेशन है. रियल इंटीग्रेशंस के रिव्यू पे हम देखेंगे और इसके साथ हम लाइन इंटीग्रल्स पे बात करेंगे कि लाइन इंटीग्रल्स सॉल्व कैसे किए जाते हैं. इनफैक्ट इंटीग्रल्स आप जानते हैं दो टाइप्स के हम यूजुअली अप टू दिस लेवल स्टडी कर चुके होते हैं. इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल. इनडेफिनेट इंटीग्रल्स. अब डेफिनेट इंटीग्रल जो है ये इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स टाइप के जितने भी इंटीग्रल आपने स्टडी किए, दीज आर डेफिनेट इंटीग्रल्स. अब डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली तो ये होती है कि एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड इन इंटरवल ए बी. डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइन करते वक्त ये फंक्शंस बाउंडेड होना चाहिए इन इंटरवल ए बी. और सेकंड, इंटरवल ए बी इज फाइनाइट. इंटरवल फाइनाइट होने के मीनिंग यहाँ ये है कि इंटरवल के एंड पॉइंट्स फाइनाइट होने चाहिए. अदरवाइज इंटरवल एज ए सेट देखें तो ये ऑलवेज एक इनफाइनाइट सेट बनता है. तो इंटरवल फाइनाइट मीन्स एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल्स आर फाइनाइट. सो जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं ये इन दो प्रॉपर्टीज़ को मस्ट सेटिस्फाई करते हैं, यानी इसमें फंक्शंस का बाउंडेड होना ज़रूरी है इंटरवल में और इंटरवल का फाइनाइट होना ज़रूरी है. अब इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशंस या दोनों कंडीशंस अगर वायलेट हो जाए तो ऐसे इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कहलाते हैं. और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को भी आपने अप टू बीएससी लेवल डिटेल में स्टडी किया हुआ है. और इनडेफिनेट इंटीग्रल जो होते हैं ये बेसिकली स्टडी किए जाते हैं एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन में, जैसे इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल है. जैसे इसकी ज्योमेट्री मैंने बताई कि डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होते हैं और ये एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करते हैं. एरिया अंडर द कर्व y is equal to f of x from x equal to a to x equal to b है. सिमिलरली इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की ज्योमेट्री क्या है? जिस तरह डेरिवेटिव के आइडिया में
अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक कर्व दी गई है तो dy ओवर dx, इनफैक्ट आप कर्व के किसी भी पॉइंट x f ऑफ x पे जो टेंजेंट है उसकी स्लोप फाइंड कर रहे होते हैं। और रिवर्स प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि हमें जब कोई भी फंक्शन दिया जाए और हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो इनफैक्ट आपको टेंजेंट की स्लोप फाइंड करने का एक फार्मूला गिवन होता है, आप वो कर्व फाइंड कर रहे होते हैं जिस कर्व के ऊपर ये टेंजेंट है। तो ये ज्योमेट्री थी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की। इनफैक्ट आज के लेक्चर्स में हम रिव्यू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स का टॉपिक इन डिटेल कि डेफिनेट इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद लाइन इंटीग्रल्स क्या होते हैं और लाइन इंटीग्रल्स एवेल्यूएट कैसे किए जाते हैं। ये रिव्यू का लेक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल्स तो यूजुअली स्टूडेंट्स ने पढ़े होते हैं, बट जो लाइन इंटीग्रल्स है इसका कॉन्सेप्ट कम होता है। तो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे कि लाइन इंटीग्रल्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। लाइन इंटीग्रल्स की एप्लीकेशंस हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में भी देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल जो होते हैं वो इनफैक्ट हम ट्रांसफॉर्म करते हैं लाइन इंटीग्रल्स में एंड देन उन लाइन इंटीग्रल्स को सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम थ्योरी डेवलप करेंगे कि लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट किए बगैर किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस का इंटीग्रल फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड किया जाता है। सो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस की बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रल्स की एप्लीकेशंस आप लोगों ने एरिया अंडर द कर्व के सेंस में पढ़ी। डबल इंटीग्रल्स की एप्लीकेशन सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, वॉल्यूम इंटीग्रल्स आपने पढ़े। मैकेनिक्स में इनकी बेशुमार एप्लीकेशन देखी। फॉर एग्जांपल काइनेमैटिक्स के टॉपिक में अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी गिवन होता था dv ओवर dt, तो आप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फाइंड करना चाहते हैं तो आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड यूज करके इसको इंटीग्रेट करते थे। तो यहाँ इंटीग्रल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यूज होता है। इसी तरह अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, टाइम एक्सिस गिवन है, वेलोसिटी एक्सिस गिवन है और आप बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लेते हैं। एरिया अंडर द कर्व जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी और ए पार्टिकल हमें दे देता है। तो ये तो मैकेनिक्स रिलेटेड एप्लीकेशन थी। इसके अलावा कैलकुलस में आपने आर्क लेंथ ऑफ कर्व्स फाइंड की यूजिंग इंटीग्रेशंस, और हायर स्टडीज़ में भी इसको काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, वन डायमेंशन इंटीग्रल्स को या इंटीग्रल इन हायर डायमेंशंस, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल्स को। जैसे स्टार्ट ऑफ द लेक्चर्स में बात की कि आज के लेक्चर्स में हम डेफिनेट इंटीग्रल्स का जस्ट बैकग्राउंड देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल्स एरिया अंडर द कर्व को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसकी डिटेल स्टडी हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की। इनफैक्ट एरिया ऑफ ए रेगुलर फिगर फाइंड करना हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी है। फॉर एग्जांपल आपको अगर एक रेक्टेंगल दी जाए जिसकी डायमेंशंस गिवन हो, लेंथ और विड्थ गिवन हो, तो आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड विद विड्थ से। इसी तरह ट्राइंगल गिवन हो तो ट्राइंगल का एरिया आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। इनफैक्ट अब अगर आपको इस टाइप की कोई कर्व गिवन हो और कहा जाए कि से x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, इसके अंडर जो एरिया आ रहा है ये एरिया फाइंड करें, तो ये एरिया फाइंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर फिगर्स। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले लिबनीज ने टैकल किया और लिबनीज ने
इंटीग्रेशंस का आइडिया इंट्रोड्यूस किया एरिया अंडर द कर्व फाइंड करके। अब वो आइडिया क्या था और इंटीग्रेशन एज ए समेशन कैसे अपीयर हुआ, इसको हम देखते हैं। एरिया की डेफिनेशंस तक पहुंचने से पहले जो रिक्वायरमेंट है इंटीग्रेशंस की, कुछ टर्मिनोलॉजी हम डिफाइन करते हैं। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है पार्टीशन का। पार्टीशंस का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कोई भी इंटरवल, सपोज A to B गिवन है, आपने इस इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को अगर मैं x0 ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x1, नेक्स्ट x2, x3, x4 से x5 इक्वल टू b। तो आपने इन पॉइंट्स x0, x1, x2, x3, x4 एंड x5 को यूज करके इंटरवल AB को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली पॉइंट्स का ये सेट जो इंटरवल को सब इंटरवल में कन्वर्ट करने में यूज हो रहा है, इस सेट को पार्टीशन कहते हैं। जनरली जब भी हम कैलकुलस में पार्टीशंस की बात करते हैं तो नॉर्मली हम AB एक इंटरवल लेते हैं, से इसका पॉइंट x0, नेक्स्ट पॉइंट x1, x2 एंड सो ऑन। इसका जो जनरल पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं xk माइनस 1 xk है, और इसी तरह xk प्लस 1, और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो लास्ट पॉइंट जो होता है वो xnb के इक्वल है। तो अब इस केस में जो पार्टीशन की जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो आ गई x0, x1, x2 सो ऑन, xk माइनस 1 xk सो ऑन xn इक्वल टू b। इनफैक्ट ये जो इंटरवल बन रहा है xk माइनस 1 से लेकर xk तक, दिस इज कॉल्ड kth सब इंटरवल, kth सब इंटरवल। इनफैक्ट ये kth सब इंटरवल जो है ये रिप्रेजेंटेटिव है तमाम सब इंटरवल्स का। अगर आप k की वैल्यू 1 पुट करें तो देखें x0 टू x1 ये फर्स्ट सब इंटरवल आ जाएगा। k की वैल्यू 2 पुट करें तो x1 टू x2 ये सेकंड सब इंटरवल आ जाएगा। इसी तरह k को n पुट करें तो xn माइनस 1 टू xn ये लास्ट सब इंटरवल आ जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेटिव है ऑल सब इंटरवल्स का। इनफैक्ट इस सब इंटरवल्स की अगर हम लेंथ फाइंड करें तो लेंथ ऑफ इंटरवल फाइंड करने का फार्मूला xk माइनस 1 इसकी लेंथ होती है। तो इसकी लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा xk से, दैट इज डेल्टा xk इज इक्वल टू xk माइनस 1। तो इसी तरह आप देख लें कि हम k की वेरिएशंस अगर 1 to n लेते हैं तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k ये सारे सब इंटरवल्स की लेंथ फाइंड हो जाएगी। अब ऑब्जर्वेशन देखें कि अगर हम फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ में सेकंड इंटरवल की लेंथ ऐड करते जाएं और इसी तरह 1 by 1 सारे सब इंटरवल्स की लेंथ ऐड करें तो ये टोटल इंटरवल की लेंथ आ जाती है। मींस डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस सो ऑन डेल्टा xn, दैट इज summation k varies from 1 to n डेल्टा xk ये b माइनस a के इक्वल है। ये इंटरवल की लेंथ आ जाती है। अब अप टू BSc लेवल हम जब भी इंटीग्रल्स को एज ए समेशन फाइंड करते थे, हम पार्टीशंस के जो सब इंटरवल्स बनाते थे ये इक्वल लेंथ के बनाते थे। बट ये ज़रूरी नहीं कि ये ऑलवेज इक्वल लेंथ के होंगे, वो डिफरेंट लेंथ के भी हो सकते हैं।
राइट, और इक्वल के भी हो सकते हैं। तो जनरली हम जब ये पॉइंट x0, x1, x2 लेते हैं तो इट डजेंट मीन कि x0 और x1 का डिस्टेंस x1 और x2 के डिस्टेंस के इक्वल है, ये लेंथ्स डिफरेंट भी हो सकती हैं। अब इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि ये सारी लेंथ्स डिफरेंट भी हो सकती हैं, तो हम ये करते हैं कि फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ फाइंड करते हैं, सेकंड की करते हैं एंड सो ऑन nth की लेंथ फाइंड करते हैं, एंड देन इन लेंथ्स में से जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है दैट इज इस सेट का मैक्सिमम लेते हैं, तो इसको कहते हैं नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। तो किसी भी पार्टीशंस की जो नॉर्म होगी वो आप तमाम सब इंटरवल्स की लेंथ फाइंड किया करेंगे, देन उसमें से मैक्सिमम लेंथ को पिक किया करेंगे, जो मैक्सिमम लेंथ होगी उसको डिक्लेयर करेंगे नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक इंटरवल ले लेते हैं से 1 to 5 और पार्टीशंस के पॉइंट ले लेते हैं 2 एंड देन ले लेते हैं 3 एंड देन 5, तो ये पॉइंट x0, x1, x2 एंड x3 हो गए। अब फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ डेल्टा x1 कैलकुलेट करें, ये x1 माइनस x0 आएगी, 2 माइनस 1 होगी दैट इज 1। डेल्टा x2 फाइंड करें, x2 माइनस x1, 3 माइनस 2, ये भी 1 के इक्वल। और डेल्टा x3 फाइंड करें तो x3 माइनस x2 विच इज़ 5 माइनस 3, 2 के इक्वल आ गई। तो ये सारे सब इंटरवल्स की लेंथ आ गई। तो अब इंटरवल की लेंथ फाइंड करें तो वो 5 माइनस 1 4 आती है, और इन सारे सब इंटरवल्स की लेंथ को ऐड करें तो ये सम भी 4 के इक्वल होता है। सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाइड है कि सब इंटरवल्स की लेंथ को ऐड किया जाए तो वो इंटरवल की लेंथ बनती है। अब नेक्स्ट नॉर्म ऑफ दिस पार्टीशंस क्या होगी? तो नॉर्म के लिए आइडिया ये था कि आप हर सब इंटरवल्स की लेंथ लें, इन सारी लेंथ्स का एक सेट बनाएं और देन इन लेंथ्स में से जो मैक्सिमम लेंथ है उसको पिक करें। तो मैक्सिमम हम देख रहे हैं इसमें 2 है, सो नॉर्म ऑफ दिस पार्टीशन इज 2। तो यहां तक हमने जस्ट ये देखा कि किसी भी इंटरवल को सब इंटरवल्स में कैसे डिवाइड किया जाता है, और ये जो सब इंटरवल्स में डिवाइड करने का प्रोसेस है, इससे हमारे पास नॉर्म ऑफ द पार्टीशंस का आइडिया निकला कि तमाम सब इंटरवल्स की लेंथ में से जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो पार्टीशंस की नॉर्म कहलाएगी। अब इनफैक्ट क्या हम दो पार्टीशंस को कंपेयर कर सकते हैं? बिकॉज पार्टीशन सेट है, तो इन जनरल सेट्स में कंपैरिजन नहीं हम कर सकते, बट अगर ए और बी इस तरह हो कि ए का हर एलिमेंट बी में कंटेन्ड हो तो हम इनको कंपेयर करते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। इसी तरह अगर P1 P2 इस टाइप की पार्टीशन हो कि P1 कंटेन्ड हो P2 में, तो हम कहते हैं P2 इज फाइनर देन P1, राइट। तो ये कंपैरिजन ऑफ पार्टीशंस था, जिसमें हम फाइनर पार्टीशन उसको कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा होंगे सेकंड से, और फर्स्ट जो है उसका सबसेट भी हो। ये फाइनर पार्टीशंस का आइडिया इंटीग्रेशन में क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो नॉर्म ऑफ ए पार्टीशंस के बाद इनफैक्ट अब हम फंक्शंस की बात करते हैं। यूजुअली हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसमें दो नोटेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रा समझिएगा रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन इनको हम कॉम्प्लेक्स में भी स्टडी करेंगे। एक नोटेशन इसमें है BAB,
BAB ये स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन होती है, फंक्शंस डिफाइंड ऑन AB, राइट। मीन्स जितने भी रियल वैल्यूड फंक्शंस बाउंडेड होते हैं वो सारे के सारे इस स्पेस के या इस सेट के एलिमेंट होते हैं। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जब भी मैं ये कहूँगा कि F बिलोंग्स टू BAB, तो इसके मीनिंग्स आपने ये लेने हैं कि F इज बाउंडेड और रियल वैल्यूड फंक्शंस है डिफाइंड ऑन इंटरवल AB। और बाउंडेड की डेफिनेशन रिकॉल करें तो फंक्शन बाउंडेड उस वक्त होता है जब उसकी रेंज बाउंड हो, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f of x is less than some positive constant lambda for all x। और एक नोटेशन हम यूज करते हैं CAB की। CAB ये स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस होती है डिफाइंड ऑन AB। इनफैक्ट जो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होते हैं वो मस्ट बाउंडेड होते हैं, लेकिन जो बाउंडेड फंक्शंस हैं वो ज़रूरी नहीं कॉन्टिन्यूस हों। तो स्पेस CAB is a proper subset of BAB बिकॉज कई ऐसे फंक्शंस हैं जो बाउंडेड तो हैं बट कॉन्टिन्यूस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फंक्शन f of x इस तरह डिफाइंड है 1 if x is greater or equal to some number say t and -1 if x is less than t से जैसे यहाँ पे एक नंबर में t फिक्स कर लेता हूँ तो t x ग्रेटर और इक्वल टू t के लिए इसकी वैल्यू 1 है और x जब t से लेस है तो इसकी वैल्यू -1 है। तो क्लियरली ये फंक्शंस t पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, बट आप नोट करें कि ये फंक्शंस बाउंडेड है क्योंकि अगर लैम्डा हम 2 चूज़ कर लें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन लैम्डा आ जाती है फॉर ऑल x। तो ये फंक्शन बाउंडेड तो है बट ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी हमारे पास BAB और CAB की। अब वापस हम आते हैं एरिया अंडर द कर्व की तरफ। तो जस्ट देखते जाएं कि हमने अभी तक पार्टीशंस डिफाइन की है, इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है, देन नॉर्म ऑफ द पार्टीशन डिफाइन किया है। अब हम एरिया अंडर द कर्व के कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम रीमान सम्स का कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं एंड देन देखेंगे कि फंक्शंस का इंटीग्रल कैसे डिफाइन होता है। तो रीमान सम्स के लिए हम एक नंबर डिफाइन करते हैं m के इज द सुप्रीमम ऑफ f of x such that x belongs to xk minus 1 xk। और f यहाँ पे हम BAB से ले रहे हैं यानी बाउंडेड है, इसलिए इस सुप्रीमम के एग्जिस्टेंस की गारंटी है। सिमिलरली हम स्मॉल m के नंबर डिफाइन करते हैं infimum of this set f of x such that x belongs to xk minus 1 xk। तो क्लियरली
स्मॉल एम के ऑलवेज लेस आर इक्वल होगा कैपिटल एम के। जस्ट इसको आप यूं समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन का ग्राफ है और ये पॉइंट हम एक्स के ले लेते हैं और ये पॉइंट से एक्स के माइनस 1 है, के सब इंटरवल है। अब के सब इंटरवल में आप सुप्रीमम फाइंड करेंगे तो वो सपोज ये है और इन्फीमम देखें तो वो ये है। तो इस तरह आप सब इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू फाइंड किया करेंगे एफ ऑफ एक्स और उन वैल्यूज़ का एक सेट बना के उस सेट का सुप्रीमम फाइंड करेंगे तो वो कैपिटल एम के आ जाएगा। और इसी तरह सेम सेट का अगर इन्फीमम फाइंड करेंगे तो उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल एम के से। अब अगर इन सुप्रीमम इन्फीमम के आइडियाज़ को लेकर हम जस्ट एक कर्व स्टडी करें। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को सिंपल रखने के लिए मैं जो कर्व ले रहा हूँ वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन की कर्व ले रहा हूँ। अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है, ये किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, जो मर्जी बिहेवियर हो उसका हम उसको स्टडी कर सकते हैं। अगर वो बाउंडेड है, बी का एलिमेंट है, तो हम उसका एरिया फाइंड करेंगे। ओके, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फर्दर सपोज कि इस ए बी इंटरवल की एक पार्टीशन x0, x1, x2 एंड सो ऑन, ये के सब इंटरवल एक्स के माइनस 1 देन एक्स के और एंड पे ये एक्स एंड बी के इक्वल है। अब आप नोट करें कि फर्स्ट इंटरवल में अगर आप कैपिटल M1 नंबर डिफाइन करें तो सपोज वो ये आएगा। सेकंड सब इंटरवल में M2 डिफाइन करें तो वो ये है सपोज, और लास्ट केथ में डिफाइन करें तो MK है, और सिमिलरली आप N तक जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो M1 नंबर है इसको लेकर अगर हम एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करें, सपोज ये M1 वैल्यू लेकर हम एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसकी लेंथ डेल्टा x1 है, तो नोट करें कि इस रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा लेंथ मल्टीप्लाइड विद विड्थ M1 डेल्टा x1। सेम आइडिया अगर हम यूज़ करें इस सेकंड सब इंटरवल पे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करें M2 वैल्यू लेकर, तो इस रेक्टेंगल के अंडर एरिया ये वाला आता है, और क्योंकि इस इंटरवल की लेंथ डेल्टा x2 है तो इस रेक्टेंगल का एरिया M2 डेल्टा x2 आएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें आप हर सब इंटरवल पे, तो के सब इंटरवल में जो रेक्टेंगल बनेगी उसका एरिया MK डेल्टा XK आ जाएगा। इस प्रोसेस को अगर हम एंड तक कंटिन्यू रखें पॉइंट बी तक, तो हर रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास है, हम इन सारे एरियाज को ऐड करते जाएं तो ये जो सम है दिस इज कॉल्ड अपर रीमान सम्स, और यूजुअली इसे UFP से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट इज UFP इज इक्वल टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n MK डेल्टा XK। सिमिलरली हम स्मॉल MK नंबर यूज़ करके भी ये सम फाइंड कर सकते हैं। अब आप नोट करें कि जब कैपिटल MK नंबर यूज़ करके हमने ये एरिया फाइंड किया है, तो ये एरिया कर्व के अंडर जो एरिया है
उसके ऑलमोस्ट इक्वल है इस डायग्राम में। ऑल्दो एरर टर्म है, इस एरर टर्म को हम मिनिमाइज करते हैं, लेकिन यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर सकते हैं। अब इनफैक्ट देखते हैं कि हम इसी पार्टीशन को अगर फाइनल करें, जैसे मैंने आइडिया दिया था कि किसी पार्टीशन में आप कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करें तो वो फाइनल हो जाएगी। अब पार्टीशंस फाइनल करने से एरिया पे क्या इफेक्ट होगा, ये जस्ट ऑब्जर्व करें इस डायग्राम से कि सपोज ये kth सब इंटरवल था, इसको हम अलग से स्टडी करते हैं। पहले इसके अंडर जो एरिया था वो ये वाला एरिया था टोटल। अब अगर हम इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेते हैं से एक्स के स्टार, तो अब ये फर्स्ट में अपर सम ये आएगा, सेकंड पोर्शन में अपर सम ये वाला आएगा। तो आप देखें ये जो एक्स्ट्रा एरिया आपने पहले फाइंड किया था ये अब रिमूव हो गया है एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेने से। सिमिलरली पार्टीशन में जितने पॉइंट ज़्यादा करते जाएंगे ये अपर रीमान सम डिक्रीज होता जाएगा। और अगर हम स्मॉल एम के से कंस्ट्रक्ट करें तो उसको हम लोअर रीमान सम कहते हैं। यानी लोअर रीमान सम की डेफिनेशन होती है एल एफ पी इज इक्वल टू समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम के डेल एक्स के। तो पार्टीशन फाइनल करने से अपर रीमान सम डिक्रीज होते जाते हैं और लोअर रीमान सम जो होते हैं ये इंक्रीज होते जाते हैं। लिहाजा अब अगर हम सोचें कि वो कौन सा रीमान सम्स होगा जो एक्चुअल एरिया के क्लोजेस्ट होगा, तो उसके लिए हम अगर यू एफ पी अपर सम्स को स्टडी कर रहे हैं तो इसमें से इस सेट का अगर हम इन्फीमम लें तो ये वाला, यानी पार्टीशंस को फाइनल करते जाएं तो अपर रीमान सम डिक्रीज होते होते एक्चुअल एरिया के क्लोज होता जाएगा। तो इसका मतलब है इस अपर रीमान सम्स वाले सेट्स का अगर हम इन्फीमम लें तो ये एरिया के क्लोज होगा और इसको अपर रीमान इंटीग्रल कहते हैं। सिमिलरली अगर हम लोअर रीमान वाले सम्स के सेट का सुप्रीमम लें तो ये एक्चुअल एरिया के क्लोज होता है और इसको लोअर रीमान इंटीग्रल कहते हैं। और फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है, यानी डेफिनेट इंटीग्रल इसका एग्जिस्ट करता है अगर ये लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे तो ये हमने डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट की इन्फीमम और सुप्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस लेकर। अब क्या हम एरिया डिफाइन कर सकते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम के अलावा कोई भी वैल्यू लेकर? तो इस आइडिया को यहाँ से देखिएगा कि लेट अस सपोज मैं कर्व का जस्ट kth सब इंटरवल शो कर रहा हूँ एक्स के -1 to एक्स के, और इसमें कोई भी एक पॉइंट मैंने चूज कर लिया है एक्स के स्टेरिक। अब इस एक्स के स्टेरिक पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक होगी। अब इस एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक को लेकर मैं एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहा हूँ। तो ये एरिया एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक डेल्टा एक्स के आएगा। ये जस्ट kth सब इंटरवल में रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हुई और उसका एरिया हमने फाइंड किया। अब सेम कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करें तमाम सब इंटरवल्स पे कि उनमें एक एक पॉइंट लेकर हम रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट करें और उनके एरियाज फाइंड करते जाएं, तो ये हमारे पास रफली एरिया फाइंड करने का फार्मूला आ गया।
अब ये एरिया इंटीग्रल्स को कब लिंक करेगा, ये एरिया इंटीग्रल की वैल्यू कब देगा, तो इसके लिए हमें पार्टीशन फाइनल करनी होगी। पार्टीशन जितनी फाइनल करते जाएंगे ये एक्चुअल एरिया के क्लोज होती जाएगी वैल्यू। अब पार्टीशन फाइनल करने से मुराद उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज करते जाएं। सो अगर हम ये कहें कि इसकी हम लिमिट ले लेते हैं n टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये एरिया के क्लोज होगी। रफली इसको हम एरिया कह देते हैं, एरर वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो ये आइडिया था कि समेशन जो होता है इस पे जब लिमिट ले लेते हैं n टेंड टू इन्फिनिटी तो ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, एरिया अंडर द कर्व बन जाता है। इनफैक्ट जब भी हम किसी पार्टीशन में नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा करते जाएंगे तो सब इंटरवल्स की तादाद ज्यादा होगी, तो हर सब इंटरवल्स की लेंथ कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि जब सारे सब इंटरवल्स की लेंथ कम होती जाएगी तो उसमें से जो मैक्सिमम लेंथ है वो भी कम होगी। अब जब किसी भी सब इंटरवल में नंबर ऑफ पॉइंट्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएंगे तो नॉर्म ऑफ द पार्टीशन 0 को अप्रोच कर जाएगी। सो ये जो लिमिट है n टेंड टू इन्फिनिटी, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, लिमिट नॉर्म ऑफ पार्टीशन टेंड टू 0, k वेरीज फ्रॉम 1 to n, f ऑफ x k स्टेरिक डेल्टा x k। तो इंटीग्रेशन को एज ए समेशन डिफाइन किया जाए तो ये दो इसकी डेफिनेशंस हैं। चाहे तो आप इसकी लिमिट इन टर्म्स ऑफ n फाइंड कर लें या लिमिट इन टर्म्स ऑफ नॉर्म p टेंड्स टू 0 फाइंड कर लें। तो ये डेफिनेशन ये भी शो करती हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल जो हैं ये एप्लीकेशंस ऑफ लिमिट हैं। बेसिकली कि आप सम की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ये इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस आइडिया को यूज करके हम कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रल डिफाइन करेंगे। तो प्रोसेस फिर रिपीट करता हूं मैं, मेजर स्टेप्स इसके, कि जब भी आपने रियल इंटीग्रल डिफाइन करना हो एज ए समेशन तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको जो गिवन इंटरवल ए बी है उसको सब इंटरवल्स में डिवाइड करें। अब सब इंटरवल्स में डिवाइड करने के बाद हर सब इंटरवल की लेंथ फाइंड करें डेल्टा एक्स के। उसके बाद हर सब इंटरवल में एक आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स के स्टेरिक लेकर उस पे फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करें और उससे बनने वाली रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लें और तमाम एरियाज को ऐड करते जाएं एंड एट द एंड पार्टीशंस को फाइनल करें, दैट इज नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 करें तो ये समेशन एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये तो डेफिनेट इंटीग्रल्स को कंस्ट्रक्ट करने का प्रोसीजर था। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स की एप्लीकेशंस हम पहले बात कर चुके हैं। इसकी प्रॉपर्टीज पे देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अब इसकी मेजर प्रॉपर्टीज जो हैं वो ये हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रल b टू a f ऑफ x dx विद नेगेटिव साइन। मीन्स के लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जब भी आप चेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम हो तो एरिया अंडर द कर्व 0 होता है, इंटीग्रल का आंसर 0 हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx, इसको आप a b के दरमियान किसी भी पॉइंट c पे ब्रेक कर सकते हैं। c टू b f ऑफ x dx। तो ये बेसिक तीन प्रॉपर्टीज हमने देखी कि थर्ड प्रॉपर्टी के लिए हम ए बी के इन बिटवीन कोई पॉइंट सी ले तो ये होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्थ प्रॉपर्टी,
इसकी लीनियर प्रॉपर्टी है बेसिकली कि इंटीग्रल इज ए लीनियर ऑपरेटर, दैट इज इंटीग्रल ए टू बी, अगर सपोज अल्फा कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, प्लस बीटा अनदर कांस्टेंट है, जी ऑफ एक्स फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करें तो ये कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट अल्फा, तो ये कांस्टेंट अल्फा साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बनेगा। इसी तरह बीटा कांस्टेंट को हम बाहर लिखेंगे और इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। फर्दर अब डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और कंटिन्यूटी का हम रिलेशन देखते हैं कि क्या है। हमने ये देखा था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो वो कॉन्टिन्यूस होता है। अब जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो वो इंटीग्रेबल होता है। ये एक वेल नोन रिजल्ट है कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इंटीग्रेबल। सो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ वो कॉन्टिन्यूस हो गया, जो कॉन्टिन्यूस हुआ वो इंटीग्रेबल होगा। बट आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो होते हैं ये डिफरेंशिएबल नहीं होते, तो रिवर्स पाथ को आप फॉलो नहीं कर सकते। सो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज इंटीग्रेबल, बट इंटीग्रेबल डिफरेंशिएबल होते हैं या नहीं, इसको आपने सोचना है, डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट करें। आइडिया में देता हूँ कि पहले आप कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के थ्रू देखें तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन इंटीग्रेबल भी हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब सोचिएगा कि क्या हर इंटीग्रेबल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है या नहीं होता। तो ये तो इन तीनों का रिलेशन है। इन फैक्ट हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूटी ब्रिज है बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें आप डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन पे तो आ सकते हैं लेकिन इस ब्रिज के कन्वर्स को आपने सोचना है कि इसको हम फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये तो डेफिनेट इंटीग्रल्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ थी। इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ आपने बीएससी लेवल्स तक स्टडी की हुई हैं। ये इनफैक्ट जस्ट मैंने वो प्रॉपर्टीज स्टेट की है जो हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इनको रिविजिट कर रहे हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें तो हम इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल 3x² प्लस sin x dx से फ्रॉम 0 to π/2 हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अब इंटीग्रेशंस का प्रोसीजर, 3 कांस्टेंट है बाहर, ये 0 to π/2 x² dx प्लस इंटीग्रल 0 to π/2 sin x dx। दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स x² का इंटीग्रल x³/3 फ्रॉम 0 to π/2 प्लस साइन का इंटीग्रल माइनस cos x फ्रॉम 0 to π/2। फर्दर आप इसको सॉल्व कर लेंगे कि जस्ट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट करनी है तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लीनियर प्रॉपर्टी यूज़ करके इंटीग्रल को स्प्लिट किया एंड इसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करके इसको इंटीग्रेट कर लिया। तो ये तो जस्ट आइडिया था कि हम इंटीग्रेशन को एज ए समेशंस क्यों लेते हैं। इसमें जो डेफिनेशन हमें ज़रूरत पड़ेगी वो जस्ट इंटीग्रेशन एज ए समेशन की डेफिनेशंस थी। अब इनफैक्ट आज जिस टॉपिक पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे वो है लाइन इंटीग्रल्स का, कि लाइन इंटीग्रल्स कैसे डिफाइन होते हैं और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। अब लाइन इंटीग्रल की टर्मिनोलॉजी की कॉम्प्लेक्स में एप्लीकेशंस बहुत हैं। जब भी कॉम्प्लेक्स में हम इंटीग्रल्स अलोंग ओपन कर्व फाइंड किया करेंगे और समटाइम्स इंटीग्रल अलोंग क्लोज कर्व फाइंड किया करेंगे तो हम उनको कनेक्ट किया करेंगे लाइन इंटीग्रल्स के साथ। इसलिए लाइन इंटीग्रल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम रिकॉल करते हैं आज के लेक्चर्स में। अब लाइन इंटीग्रल्स
की टर्मिनोलॉजी समझने के लिए हमें कुछ जो टेक्निकल बातें सीखनी पड़ेंगी, वो कर्व्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। सो कर्व्स की डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करते हैं अभी। सपोज ए कर्व सी इन ए प्लेन इज पैरामीटराइज्ड बाय x इज इक्वल टू x ऑफ t, y इज इक्वल टू y ऑफ t, t लाइज बिटवीन a एंड b। यानी कोई भी कर्व है उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म हमें गिवन है, x इक्वल टू x ऑफ t, y इज इक्वल टू y ऑफ t। फॉर एग्जांपल जैसे हम सर्कल कोई देख लें, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू से आर स्क्वेयर, तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या बनती है, x इज इक्वल टू आर कॉस टी, वाई इज इक्वल टू आर साइन टी, और t फॉर फुल सर्कल वेरी करता है 0 to 2 पाई। तो ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे भी आपको जो कर्व दी गई है उसमें x y एज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर t अपीयर हो रहे हैं, इसलिए इस कर्व को हम पैरामीट्रिक कर्व कह रहे हैं। वेयर x ऑफ t एंड y ऑफ t आर कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन। तो एक तो हम फोकस कर रहे हैं कि ये प्लेन कर्व्स हैं, प्लेन में 3D कर्व नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल है। फर्दर ये कि इन कर्व की हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है और इसमें जो x ऑफ t, y ऑफ t फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे, ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे। लेट द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ द कर्व C आर A एंड B। कर्व के एंड पॉइंट्स हमने स्पेसिफाई कर लिए हैं कि कर्व का एक एंड A पॉइंट पे है और दूसरा एंड B पॉइंट पे है, जिसके कोऑर्डिनेट x ऑफ B, y ऑफ B है। अब इनफैक्ट जैसे सर्कल मैंने बताया एक कर्व है, एलिप्स एक कर्व है, पैराबोला एक कर्व है, इस टाइप के अलावा भी आपने बहुत सी कर्व्स कैलकुलस में स्टडी की होंगी। यहाँ हम इनफैक्ट इन कर्व्स को कैटेगराइज करेंगे कि किस टाइप की कर्व को टेक्निकली हम क्या नाम देंगे। इसमें सबसे पहला आइडिया है स्मूथ कर्व का। द कर्व C इज स्मूथ कर्व इफ x डैश y डैश आर कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल AB एंड नॉट साइमल्टेनियसली 0 ऑन द ओपन इंटरवल AB। सो ऐसी कर्व जिसमें x और y के डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस हों। देखिए x और y तो हम पहले ही कह रहे हैं कि कर्व में हम कॉन्टिन्यूस रख रहे हैं, तो अगर x और y के डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस हो जाएं तो ऐसी कर्व को स्मूथ कर्व कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है ये एक स्मूथ कर्व है, जबकि आप इस कर्व को देखें तो ये कर्व स्मूथ नहीं है। इनफैक्ट ऐसे फंक्शंस की कर्व जो डिफरेंशिएबल हों और उनके डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस हों, ऐसे फंक्शंस की कर्व जो होती हैं वो स्मूथ कर्व्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें है पीस वाइज स्मूथ कर्व। अब पीस वाइज स्मूथ कर्व्स ऐसी कर्व्स होती हैं जो पीसेस में स्मूथ हों और सारे पीसेस जो हैं वो ज्वाइंट हों बाय पॉइंट्स। C is piecewise smooth if it consists of finite number of smooth curves joined end to end। तो सारे पीसेस को हमने ज्वाइन किया हो पॉइंट्स के साथ। नेक्स्ट है सिंपल कर्व। C is simple curve if it does not cross itself except possibly at end points। तो सिंपल कर्व ऐसी कर्व होती है जो अपने आप को क्रॉस ना करे। फॉर एग्जांपल ये कर्व सिंपल नहीं है बिकॉज इसने इटसेल्फ अपने आप को क्रॉस किया है यहाँ पे, तो ऐसी कर्व सिंपल कर्व नहीं है। और क्लोज्ड कर्व ऐसी कर्व्स होती हैं जिनका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स सेम हो। तो C इज क्लोज्ड इफ A इज इक्वल टू B। अब हम इनकी कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। जैसे आप सर्कल की एग्जाम्पल लें,
तो ये कर्व क्लोज्ड भी है और ये सिंपल भी है, क्योंकि ये अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही। तो ये कर्व सिंपल क्लोज्ड कर्व है, राइट। इसी तरह सपोज ये कर्व है, ये नॉट ये कर्व नॉट सिंपल आएगी, क्योंकि इसने अपने आप को क्रॉस किया है। इसी तरह सपोज ये कर्व है, तो आप नोट करें कि ये कर्व मैंने स्मूथ कर्व्स लिए हैं, C1, C2, C3, C4 इनको ज्वाइन किया है, तो ये कर्व जो है ये पीस वाइज स्मूथ है। ये कर्व पीस वाइज स्मूथ है। तो इस तरह अब आपको कोई भी कर्व दी जाए तो आप जज कर सकते हैं कि आया वो कर्व सिंपल है, क्लोज्ड है, पीस वाइज स्मूथ है या सिंपल नहीं है। तो हम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो लेंगे लाइन इंटीग्रल्स में, वो हमारे पास इस टाइप की कर्व्स होंगे। यूजुअली हम सिंपल क्लोज कर्व ले लेते हैं, पीस वाइज स्मूथ कर्व ले लेते हैं या स्मूथ कर्व ले लेते हैं। जो कर्व सिंपल नहीं होती उनके अलॉन्ग इंटीग्रल्स डिफाइन करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस एलिमेंट्री कोर्स में हम जस्ट सिंपल पीस वाइज स्मूथ या सिंपल क्लोज्ड कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रल्स को स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि लाइन इंटीग्रल्स प्लेन में डिफाइन कैसे होते हैं और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। इनफैक्ट आइडिया ये हम बिल्कुल वैसे ही जनरेट करेंगे जैसे हमने इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx के लिए जनरेट किया, यानी इंटीग्रल को एज ए समेशन डिफाइन करेंगे। तो रिकॉल करें कि जब हमने इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx डिफाइन किया था तो इसकी डेफिनेशन थी लिमिट नॉर्म ऑफ द पार्टीशन टेंड्स टू 0, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n, f ऑफ x के स्टेरिक डेल्टा x के। और इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे थी कि ये से xk माइनस 1, ये पॉइंट xk, यहाँ हमने कोई पॉइंट x के स्टेरिक लिया था और इस पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करके डेल्टा एक्स के से मल्टीप्लाई किया था और इस तरह एरिया अंडर द कर्व फाइंड किया था। अब हमारे पास लाइन इंटीग्रल्स प्लेन में डिफाइन है। g एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो डिफाइंड है ओवर ए पाथ c। जैसे इस डायग्राम में हम एक पाथ प्लेन में लेते हैं, सपोज ये एक पाथ है, तो आप नोट करें कि इस पाथ का हम कोई भी पैच कट अप करें, से ये कट कर लिया एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो इसका x एक्सिस पे पोर्शन देखें तो ये डेल्टा x है। इसको y एक्सिस पे देखें तो ये डेल्टा y है सपोज, और अगर ये kth सब इंटरवल में है तो इसको हम डेल्टा x के और इसको डेल्टा y के कह लेते हैं। और अगर इस कर्व के ऊपर इस पोर्शन को देखें, ये वाला पोर्शन, तो ये डेल्टा s के है, यानी एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ है। तो हम ये जो लाइन इंटीग्रल्स डिफाइन करेंगे ये भी हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफाइन करेंगे, सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y डिफाइन करेंगे, और एट द एंड हम इनको अलोंग आर्क s डिफाइन करेंगे। तो g सपोज 2 वेरिएबल का एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है g x y। अब
इस फंक्शन का अगर आप एक इंटीग्रल लेना चाहते हैं अलोंग कर्व सी और ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन होगी लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 सुमेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n g की वैल्यू एट पॉइंट एक्स के स्टार वाई के स्टार। अब ये एक्स के स्टार वाई के स्टार इस कर्व के ऊपर जो पोर्शन आप स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया है एक्स के स्टार वाई के स्टार। तो जस्ट इस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करें और इसको डेल्टा एक्स के से मल्टीप्लाई करके सम अप करें, तो ये इंटीग्रल अलोंग सी जी ऑफ एक्स वाई डी एक्स के इक्वल आएगा। सिमिलरली अगर इसको हम डेल्टा वाई के से मल्टीप्लाई करके सम अप करेंगे तो ये इंटीग्रल अलोंग सी आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। और अगर हम इसे डेल्टा एस के एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ से मल्टीप्लाई करके सम अप करेंगे तो ये लाइन इंटीग्रल आएगा विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस। तो ये तो लाइन इंटीग्रल्स की डेफिनेशन थी। आप नोट करो कि ये लाइन इंटीग्रल्स की जो डेफिनेशंस होती हैं ये फॉलो हो रही है सेम प्रोसीजर से जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए डेवलप किया था। अब इनफैक्ट लाइन इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के मेथड्स क्या हैं, ये मेथड्स देखते हैं और देन इन मेथड्स की एप्लीकेशंस में कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखेंगे। सो फर्स्ट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ g अलोंग c विद रिस्पेक्ट टू x इज। एवेल्यूएशन का मेथड ये है कि आपको g फंक्शन ऑफ एक्स वाई गिवन होगा, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन c दिया होगा और अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो आपने जस्ट ये करना है कि इंटीग्रल अलोंग c g ऑफ एक्स वाई डी एक्स ये इक्वल होता है इंटीग्रल c g ऑफ x ऑफ t y ऑफ t, यानी x y की जगह इस कर्व की पैरामीट्रिक फॉर्म रिप्लेस करेंगे और dx की जगह x डैश t dt रिप्लेस करेंगे, तो ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ t। अब t पैरामीटर्स की रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करके आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इस इंटीग्रल को विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस है कि g एक्स वाई में एक्स वाई को जो कर्व की पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन हैं उससे रिप्लेस करें, dy को y डैश t dt से रिप्लेस करें और t पैरामीटर्स की जो लिमिट्स होंगी उस पर इंटीग्रेट करेंगे तो इस लाइन इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। और फाइनली एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ s अगर लें और s की रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करें तो प्रोसेस सेम है कि आपने एक्स वाई को कर्व की पैरामीट्रिक फॉर्म से रिप्लेस करना है, बट ds को रिप्लेस करना है स्क्वायर रूट एक्स डैश टी होल स्क्वायर प्लस वाई डैश टी होल स्क्वायर इंटू डी टी स्क्वायर से, बिकॉज हमने कैलकुलस में प्रूव किया हुआ है कि एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ फाइंड करने का फार्मूला होता है एक्स डैश है टी होल स्क्वायर प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होल स्क्वायर अंडर रूट ये इंटू डी टी, ये एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ फाइंड करने का फार्मूला है। तो जस्ट हमने डी एस की वैल्यू पुट की है तो ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करके ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एस फाइंड कर लेंगे। जैसे इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में है इंटीग्रेट सी एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स where the path of integration is the quarter circle defined by x is equal to 4 cos t, y is equal to 4 sin t, t lies between 0 to pi by 2। तो in fact ये path of integration जो है ये सर्कल का वो पोर्शन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि पैरामीटर t वेरी कर रहा है 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। तो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास ये एक आर्क ऑफ ए सर्कल है। फर्स्ट नोट करें कि इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए
हमने y को यूज़ करना है फॉर साइन टी, x को यूज़ करना है फॉर कॉस टी, और t की लिमिट्स दी गई है 0 to π/2, और ये इंटीग्रल हमने विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है। सो इस इंटीग्रल को बाय फार्मूला देखें तो जब भी हम g फंक्शन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x लेते थे तो राइट साइड में g ऑफ x ऑफ t, y ऑफ t, x डैश t dt और t की लिमिट्स जो भी होंगी वो हम लिखेंगे। ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है। तो ये सब्स्टिट्यूशन करें कि इस इंटीग्रल इस कर्व c के अलोंग सॉल्व करने के लिए इंटीग्रल x की वैल्यू 4 cos ऑफ t इंटू y की वैल्यू 4 sin ऑफ t होल स्क्वायर, और इसके साथ x डैश टी लिखना है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करें तो दिस इज इक्वल टू -4 sin t, तो x डैश टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये -4 sin t और साथ dt आएगा, और t की लिमिट से 0 to π/2। दिस इज इक्वल टू -256 इंटीग्रल 0 to π/2 साइन क्यूब t cos ऑफ t dt। अब साइन क्यूब t cos t dt को इंटीग्रेट करना है तो हम एलिमेंट्री कैलकुलस से जानते हैं कि साइन t का डेरिवेटिव cos t एग्जिस्ट कर रहा है। सो पावर में एक ऐड करके पावर से डिवाइड करें। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y। तो रिकॉल दैट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y जब लेते थे तो ये टर्म सेम थी g ऑफ x ऑफ t y ऑफ t, बट यहाँ पे y डैश t dt लिखते थे। सो इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमें y डैश t चाहिए और उसके साथ dt, और y कर्व के ऊपर गिवन है 4 sin t। सो ये इंटीग्रल सेकंड पार्ट में एक्स वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। सेकंड पार्ट एक्स वाई स्क्वायर डी वाई विद रिस्पेक्ट टू कर्व सी। अब x की वैल्यू गिवन थी 4 cos t, y की वैल्यू गिवन है 4 sin t होल स्क्वायर, और साथ y डैश t लेना है विच इज 4 cos t, और साथ dt, t की लिमिट 0 to π/2। जस्ट आपने इसको इंटीग्रेट करना है। सो दिस इज 256 0 to π/2 sin square t cos square t dt। This is 256 0 to 2. So this is 256 0 to π/2 2 sin t cos t whole square dt and divided by 4. So this is 64 integral 0 to π/2 sin 2t whole square dt। अब आप जानते हैं कि sin 2t को हम इंटीग्रेट करेंगे sin square 2t को, तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1 minus cos 4t divided by 2 dt, since cos 2t होता है हमारे पास 1 -2 sin square t। तो यहाँ से sin square t की वैल्यू आ गई
1 माइनस cos 2t डिवाइडेड बाय 2। इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हमने इस इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म किया। अब ये एक सिंपल इंटीग्रल है, इसको आपने सॉल्व करके इसका आंसर देखना है कि क्या होगा। थर्ड एग्जांपल नोट करें तो थर्ड एग्जांपल में हमने एक्स वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एस। अब हम एक्स वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एस। डेफिनेशन इसकी जी एक्स वाई डी एस की, दिस इज इंटीग्रल अलोंग सी g of x of t y of t into under root x dash t whole square plus y dash t whole square into dt थी। सो इसके लिए पहले हमें x dash t और y dash t चाहिए। एज x of t is equal to cos t गिवन था, दिस implies x dash t is minus sin t। Similarly y of t गिवन था sin t, so y dash t is equal to cos t। इनको स्क्वायर लें तो x dash t square is sin square t, y dash t square लें तो ये cos square t, इनको सम अप करें तो x डैश टी होल स्क्वायर प्लस y डैश टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये फार्मूला यूज़ करें तो ये इंटीग्रल एक्स वाई स्क्वायर डी एस अलॉन्ग कर्व सी ये कन्वर्ट हो जाएगा। x की वैल्यू पुट करें विच इज़ कॉज ऑफ t, कर्व के अलॉन्ग y की वैल्यू पुट करें which is sin of t square और अंडर रूट एक्स डैश टी होल स्क्वायर प्लस वाई डैश टी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने देखी है 1 है इंटू डी टी विथ टी वेरीज फ्रॉम 0 to π/2। सो दिस इज साइन क्यूब टी आवर 3 फ्रॉम 0 to π/2। अब जस्ट आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करें, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपने देखा कि लाइन इंटीग्रल्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, और लाइन इंटीग्रल अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना हो कैसे करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई कैसे करते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ करना हो तो कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि सम टाइम अगर कर्व आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं है बल्कि एक फंक्शन फॉर्म में गिवन है तो ये फार्मूले किस तरह अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले फार्मूला ये है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ g along c with respect to x is इंटीग्रल along c gxy dx। तो नोट करें कि जस्ट y की जगह वो फंक्शन रिप्लेस करें एंड देन जो न्यू फंक्शन है g उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लें। सिमिलरली अगर आपने इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है तो y को फंक्शन से रिप्लेस करें और dy को रिप्लेस करें f डैश x dx एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट करें तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। और इसी तरह अगर एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ है तो आपने ds को रिप्लेस करना है 1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट से, और y को रिप्लेस करना है f ऑफ x से और इसको इंटीग्रेट कर लेना है। जैसे हम ये एक इंटीग्रल सॉल्व करते हैं यूजिंग ए फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। Evaluate integral along c x y dx plus x square dy where the path of integration is defined by y is equal to x cube। तो आप नोट करें कि y इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन है, तो यहाँ से हम dy फाइंड करें तो ये 3x स्क्वायर dx आ जाएगा। ये इनफैक्ट f डैश x आ गया। सो इंटीग्रल along c x y dx plus x square dy becomes x
कर्व के अलोंग फंक्शन की वैल्यू पुट करें एफ ऑफ एक्स की, विच इज एक्स क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर और डी वाई की वैल्यू 3x स्क्वेयर डी एक्स, और x की लिमिट्स बेसिकली जो है वो आपके पास है -1 to 1। सो x की लिमिट्स जो है वो है -1 to 2। इसको आप सॉल्व करें, दिस इज -1 to 2 x पावर 4 प्लस 3x पावर 4 dx। जस्ट इसको एवेल्यूएट करें, ये आंसर आ जाएगा। तो नोट करें कि मेन आइडिया इसमें क्या था कि आपने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के अलॉन्ग इसको इंटीग्रेट करना था विद x वेरीज फ्रॉम -1 to 2। तो जस्ट आपने ये किया कि y से आपने dy फाइंड किया और dy इक्वल आता है f डैश x dx, और सेम डेफिनेशन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे कि जब विद रिस्पेक्ट टू y करना हो तो आप जस्ट y को f ऑफ x से रिप्लेस किया करेंगे एक चीज़, और dy जो रिप्लेस होगा ये f डैश x dx से। तो यही हमने रिप्लेसमेंट की, dy की जगह f डैश x dx की, और अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में हम एवेल्यूएट करेंगे इंटीग्रल अलोंग c x dx को, वेयर द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज द सर्कल डिफाइंड बाय x इज इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू sin t, वेयर t वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब इनफैक्ट एक तो इसमें नोटेशन देखें कि यूजली हम इंटीग्रल अलोंग c लिखते हैं, यहाँ पे हमने इंटीग्रल और यहाँ सर्कल डाल के c लिखा है। तो जब भी इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड कर्व हुआ करेगी तो ये इंटीग्रल की नोटेशन यूज होती है। तो ये पाथ बेसिकली क्लोज्ड कर्व हो तो इंटीग्रेशन को इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन एक सर्कल है, क्लोज्ड कर्व है, दैट्स वाई इंटीग्रल की नोटेशन हमने चेंज की है। ओके, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमने सॉल्व करना है इंटीग्रल अलोंग क्लोज कर्व सी एक्स डी एक्स को। तो सबसे पहले देखें कि एक्स इसमें गिवन है cos t, dx फाइंड करें विच इज -sin t dt। तो इसमें पुट कर लें इंटीग्रल अलोंग c x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल x की वैल्यू पुट करें विच इज cos t, dx की वैल्यू पुट करें -sin t dt, और t की लिमिट 0 to 2 पाई। इसको इंटीग्रेट करें, ये आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे नोट करें कि हम इन क्वेश्चन में इस चीज़ पे एम्फसाइज नहीं कर रहे कि इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा। बेसिकली हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जब लाइन इंटीग्रल होंगे इनको कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल्स में कन्वर्ट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो थ्रू आउट आप इन एग्जांपल को ऑब्जर्व करें अगर, तो यहाँ पे आपके पास x और y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे थे अलोंग कर्व c। पाथ ऑफ इंटीग्रेशन एक कर्व था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हमने कंप्लीट इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म कर लिया x में, एंड देन अब ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह इस एग्जांपल में भी यहाँ पे क्लोज कर्व थी, कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी, तो हमने इसको यूज करके एक डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट किया और देन इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट इस लास्ट एग्जांपल में हम जस्ट इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे अलोंग सम गिवन पाथ, जैसे इस क्वेश्चन में है एवेल्यूएट इंटीग्रल अलोंग क्लोज कर्व सी y स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर dy वेयर द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज शोन इन द फिगर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहीं से हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का आइडिया जनरेट करेंगे अलोंग क्लोज्ड कर्व, इनको सॉल्व करेंगे लिंक करके विद लाइन इंटीग्रल्स। सो कर्व जो शो की गई है डायग्राम में वो ये वाली टोटल कर्व क्लोज्ड कर्व सी है, जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, देन से दिस पॉइंट ए तक हम आते हैं, फिर ये पॉइंट बी है, एंड देन बी से वापस ओ तक जाते हैं।
अब ये कर्व ऑब्जर्व करें कि किस टाइप की कर्व है। ये एक पीस वाइज स्मूथ कर्व है, क्योंकि हमने इसको 3 पीसेस में कनेक्ट किया हुआ है। फर्स्ट पीस इज फ्रॉम O to A, सेकंड इज फ्रॉम A to B एंड देन फ्रॉम B to O। तो हम ये करते हैं कि हम इस इंटीग्रल को सबसे पहले OA पाथ के अलोंग सॉल्व करते हैं, देन AB के अलोंग सॉल्व करेंगे, फिर B से O तक सॉल्व करेंगे और तीनों इंटीग्रल के आंसर ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कर्व C के अलोंग इंटीग्रल्स का आंसर आ जाएगा। सो लेट अस सपोज इस फर्स्ट पाथ को मैं C1 कह लेता हूँ, सेकंड को C2 कह लेता हूँ, थर्ड पाथ को C3 कह लेता हूँ। तो हम सबसे पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं अलोंग पाथ C1। अलोंग C1 इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, गिवन इंटीग्रल को। ऑब्जर्व करें कि जब हम C1 के अलोंग मूव करते हैं तो C1 कर्व के ऊपर x कोऑर्डिनेट में चेंज आ रही है 0 से 2 तक की, बट x एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, सो y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है, y 0 है थ्रू आउट। लिहाजा अलोंग C1 सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू 0 और इस कर्व C1 के अलोंग जो x वेरी कर रहा है वो 0 से लेकर 2 तक वेरी कर रहा है एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 2। तो अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करें अलोंग C1 y स्क्वायर dx माइनस x स्क्वायर dy। तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि इस पाथ के अलोंग y की वैल्यू 0 है, सो y को 0 पुट करें इंटू dx माइनस एक्स स्क्वायर और चेंज इन y भी 0 है। दिस इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2। तो इस इंटीग्रल का आंसर 0 आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसको अलोंग कर्व C2। अलोंग C2, अब C2 कर्व के अलोंग देखें तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी 2 यूनिट है और इस एंड पे भी 2 यूनिट है और वर्टिकल लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, सो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो इस पाथ में x फिक्स है 2 है, बट y वेरी कर रहा है और y वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 4। y वेरीज फ्रॉम 0 to 4। तो नोट करें कि जब यहाँ पे हम y को एज ए वेरिएबल ट्रीट करेंगे, तो y को एज ए वेरिएबल ट्रीट करें तो गिवन इंटीग्रल अलोंग C2 y स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर dy। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्योंकि x तो 2 फिक्स है और y वेरी कर रहा है तो x कांस्टेंट है तो dx की वैल्यू 0 होगी। सो फर्स्ट टर्म इज 0 एंड सेकेंड टर्म x को 2 पुट करें 2 स्क्वायर इंटू dy विद y वेरीज फ्रॉम 0 to 4। इसको सॉल्व करें -4 dy का इंटीग्रल y फ्रॉम 0 to 4 लिमिट पुट करें, दिस इज -16। अब लास्टली हम B to O जब मूव करेंगे तो ये पाथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें x भी वेरी कर रहा है और y भी, और रिलेशन है y और x का इस कर्व के लॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अलोंग C3 इंटीग्रल जो हम सॉल्व कर रहे थे वो ये वाला था y स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर dy। y स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर dy, इसको हमने सॉल्व करना है। तो अलोंग C3 जब इसको सॉल्व करेंगे तो C3 के अलोंग y एक्सप्लिसिटली गिवन था एज ए फंक्शन ऑफ x, दैट इज y इज इक्वल टू
I think so, y is equal to x square, right? Y is equal to x square. So dy is equal to 2x dx. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें इसमें कर्व, तो y की वैल्यू x स्क्वायर आ गई होल स्क्वायर dx और माइनस x स्क्वायर dy की वैल्यू पुट करें विच इज 2x dx. और इनफैक्ट अब ये वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में कन्वर्ट हो चुका है इंटीग्रल. अब x की लिमिट्स देखनी है कि क्या बनेगी. तो डायग्राम से देखें, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम b टू o, तो b से o की तरफ आते हुए x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है फ्रॉम 2 टू 0. सो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम 2 टू 0. अब ये एक सिंपल इंटीग्रल है विच इज 2 टू 0 x4 माइनस 2x क्यूब इंटू dx. इसको आप सॉल्व कर लेंगे. अब ये थर्ड इंटीग्रल C3 आ गया. अब नोट करें कि हमने अभी तक क्या किया है कि जब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे अलोंग कर्व C1, तो C1 क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस था तो इसलिए y कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं आई, और क्योंकि ऑन x एक्सिस है इसलिए y 0 लिया. यहाँ से dy भी 0 हो गया, बट x वेरी कर रहा है, सो x को वेरिएबल ट्रीट करें और y को 0 पुट कर दें. जब हम कर्व C2 की बात की तो C2 में हम मूव कर रहे हैं अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग कर्व पे जब मूव कर रहे हैं तो अब x फिक्स हो चुका है बट y वेरी कर रहा है. तो x यहाँ पे 2 यूनिट फिक्स है इस कर्व पे, x की वैल्यू 2 ले ली और y वेरी कर रहा है, तो यहाँ हमने y को एज ए वेरिएबल लिया और x को 2 पुट करके इसको सॉल्व किया. और जब हम थर्ड इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे थे तो थर्ड इंटीग्रल में y और x का रिलेशन दिया गया था कि y इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x विच इज़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से हमने dy फाइंड किया, जस्ट सब्स्टिट्यूशन की, तो हमारे पास ये फंक्शन x4 माइनस 2x क्यूब में कन्वर्ट हुआ और अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. अब क्योंकि हमने तो इंटीग्रल सॉल्व करना था अलोंग दिस होल पाथ o to a to b एंड देन b to o, इसलिए जब आप इंटीग्रल अलोंग क्लोज्ड कर्व C लिखेंगे फंक्शन का, तो ये C1 का इंटीग्रल प्लस C2 का इंटीग्रल प्लस C3 का इंटीग्रल, तो तीनों इंटीग्रल्स को ऐड करेंगे तो आपको टोटल कर्व C के अलोंग इसका इंटीग्रल मिल जाएगा. तो ये आज के लेक्चर्स के रेफरेंसेस थे. होपफुली नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस का टॉपिक. आज वाले लेक्चर्स को आपने अच्छी तरह रिवाइज करना है. रीज़न ये है कि यहीं से हम आइडिया जनरेट करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का और देन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे. थैंक यू.